दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संथाल विद्रोह। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के विषय में इसकी भूमिका और पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, इसके कारण का अध्ययन करेंगे, इसके जो परिणाम हुए और इसके जो क्या महत्व है, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है कि संथाल विद्रोह को संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है, जो 1855 में शुरू हुआ और 1856 तक चला है, या यूं कहेंगे कि 1857 की क्रांति के जस्ट पहले यह आंदोलन जो है समाप्त हुआ या प्रारंभ हुआ, जो भी कहें। तो यह ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध पहला व्यापक सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, तो भूमिका और पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो क्या लिखा है कि भारत में विद्रोह और आंदोलनों का इतिहास ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो संथाल विद्रोह कहें तो इन्हीं विद्रोहों में से एक था। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू, ठीक है, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, ये आपस में ये सहोदर भाई थे, मतलब अपने भाई थे, ने किया, जो जमींदारों, साहूकारों, महाजनों के शोषण के विरुद्ध लड़ा गया था। संथाल मूल रूप से छोटा नागपुर पठार यानी कि वर्तमान झारखंड के दक्षिण क्षेत्र में निवास करते थे। आप चाहे तो भारत का मैप इस तरह से बना करके और आप दिखा सकते, ये जो एरिया है, ये जो एरिया था छोटा नागपुर का, तो इस एरिया में ये संथाल विद्रोह जो है वो संथाल मूल रूप से निवास करते थे और संथाल विद्रोह इन्हीं क्षेत्र में हुआ था। तो आखिर क्या था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी व्यवस्था, या जैसा कि आप जानते हैं अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था बिहार, बंगाल और उड़ीसा सहित भारत के लगभग 19% हिस्से पर लागू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत संथालों की जमीन छीनकर जमींदारों को इसका मालिकाना हक दे दिया गया था। ठीक है, संथाल इस क्षेत्र से निकलकर राजमहल की पहाड़ियों में जाकर बस गए, जहां उन्होंने कठिन परिश्रम से भूमि को उपजाऊ बनाया, और जब यह भूमि उपजाऊ हो गई तो जमींदारों ने इस पर फिर से दावा किया, उच्च लगान निर्धारित किया और उनकी ज़मीनें छीन ली। अब देखिए क्या था कि जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था तो इसमें क्या हुआ कि संथालों की जो ज़मीन थी वो ज़मींदारों को दे गई थी, यानी कि जो इसका मालिकाना हक होता है वो ज़मींदारों को दे दिया गया था। तो संथाल क्या था कि इस क्षेत्र से निकल गए थे, जो उनके जो पहले के जो क्षेत्र थे उससे निकल करके राजमहल की पहाड़ियों के आसपास, जो भागलपुर और इसके आसपास आप झारखंड के तरफ जाते हैं, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में जाकर ये बस गए थे और इन्होंने कठिन परिश्रम किया भूमि को उपजाऊ बनाया। और जब यह भूमि उपजाऊ हो गई तो ज़मींदारों ने फिर इस पर फिर से दावा किया और वहाँ पर उच्च लगान निर्धारित किए और उनकी ज़मीनें छीन ली। तो इस प्रकार से विद्रोह की आग जो है यहाँ से भड़की। अब हम लोग देखते हैं कि संथाल विद्रोह के उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द संथाल रिबेलियन। तो संथालों का पहला उद्देश्य था कि बाहरी लोग, यानी कि जिसको दीकू कहते थे, ठीक है, दीकू, तो दीकुओं को क्या करना था? भगाना था। ये उनका पहला उद्देश्य कहे तो। उसके बाद है कि संथाल क्षेत्र में ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना था, अपने पारंपरिक कानून और प्रथाओं के आधार पर शासन स्थापित करना, ये भी इनका उद्देश्य था। इसके बाद है कि अबुआ राज्य, ठीक है, अबुआ राज्य का मतलब खुद का राज्य जो है, यानी कि स्वशासन जिसको आप कहते हैं, स्वशासन स्थापित करना। और स्वशासन किस प्रकार का हो कि न्याय और धर्म पर आधारित जो है स्वशासन, इसको स्थापित करना था। तो इस प्रकार से देखें कि उद्देश्य क्या क्या थे? दीकुओं को भगाना, संथाल क्षेत्र में ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना, अब पारंपरिक कानूनों और प्रथाओं के आधार पर शासन स्थापित करना, और जो अबुआ राज्य है यानी कि न्याय और धर्म पर आधारित राज्य, उसकी स्थापना करना। ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे।
आरसी मजूमदार के अनुसार यह विद्रोह आर्थिक कारणों से शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही इसका उद्देश्य जो है शासन का अंत हो गया। ठीक है, माने प्रारंभ किससे हुआ? आर्थिक कारण से। जैसा कि आप ने ऊपर ही पढ़ा है कि पहले क्या था कि जब उनके जो मूल क्षेत्र है उनसे खदेड़ा गया तो वो राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में आके बसना शुरू किए और वहाँ की ज़मीन को उपजाऊ बनाया। जब वहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो गई तो ज़मींदारों ने उस पर अपना दावा किया और उसमें ऊंची लगान लगाए और उनकी ज़मीनें भी छीनी। तो ये तो आर्थिक कारण थे। लेकिन क्या था कि आक्रोशित जो संथाल थे उनको लग गया था कि जब तक अंग्रेज रहेंगे, जब तक यह ब्रिटिश शासन रहेगा, तब तक हम अपनी ज़मीन कहीं भी अगर बना ले तो वहाँ पर ज़मीन मतलब उनकी ज़मीन नहीं हो पाएगी या उनका अपना राज्य नहीं हो पाएगा। तो वो शासन का अंत यानी ब्रिटिश शासन का अंत जो है वही इनका उद्देश्य हो गया बाद में। जो पहले क्या था? आर्थिक कारण से शुरू हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि संथाल विद्रोह के कारण। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने उद्देश्य देखा, कारण में देखते हैं कि तो इसके आर्थिक कारण तो अभी हम लोगों ने देखा। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक और तात्कालिक कारण क्या क्या थे, तो हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। आर्थिक कारण में देखें तो हमने अभी पढ़ा भी कि जमींदारी व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी व्यवस्था लागू करने से संथालों की ज़मीन जमींदारों को मिल गई। ठीक है, अब जब जमींदारों को मिल गई तो उन पर जो दावा था संथालों का वो कमज़ोर हो गया। जब उनका दावा कमज़ोर हो गया तो ज़मीन उनकी नहीं, उस जिस ज़मीन को वो बिना लगान के कृषि करते थे और अपना जीविकोपार्जन करते थे, उसी ज़मीन के लिए उनको लगान देना पड़ गया। और अगर लगान ठीक ठाक ढंग से नहीं दे पाए तो उनकी ज़मीन हथिया भी ली जाती थी। तो इस प्रकार ज़मींदारी व्यवस्था ने उनको जो है काफ़ी यह जो है आक्रोशित किया आंदोलन के प्रति। ठीक है, अब आगे है कि उच्च कर और ऋण जाल। ये भी था कि जब कर की राशि सामान्य दर से 3 गुना बढ़ा दी गई, 3 गुना बढ़ा दी गई, तो कर न चुका पाने वाले जो संथाल होते थे, ठीक है, वो क्या थे कि साहूकार से ऋण लेते थे और समय पर ऋण न चुकाने पर उनकी ज़मीन जो है साहूकारों और ज़मींदारों द्वारा छीन ली जाती थी। यही तो थी ज़मींदारी व्यवस्था। तो क्या था कि ज़मींदारी व्यवस्था के कारण जो उच्च कर और ऋण के जाल है, ठीक है, ये इस उच्च ऋण 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 उच्च कर और ऋण के जाल में फंसने के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा कि वह एक विद्रोह करे। ठीक है, इसके बाद है वन कानूनों पर प्रतिबंध। ठीक है, तो नए जो वन कानून थे उस पर क्या था कि जनजातियों को जंगल जाने से प्रतिबंधित कर दिया था। ये तो अगर आप देखें तो उदाहरण के तौर पर यही समझ सकते हैं कि अगर मछली को बोला जाए कि आप नदी या तालाब यानी कि जल स्रोत में मत जाओ। ठीक है, जब आप जानते हैं कि जनजातियों का पूरा जीवन का प्रत्येक हिस्सा, ठीक है, जंगल पर ही निर्भर होता है और वहीं पर जाने से इनको प्रतिबंधित कर दिया, तो ये काफ़ी निराशाजनक था संथालों के लिए। और निराशाजनक ही नहीं, इनके अस्तित्व पर ही संकट था। तो जंगल जाने से प्रतिबंधित कर दिया, जबकि उनका पूरा जीवन जंगल पर निर्भर था, शिकार करने के लिए, लकड़ी के लिए, पशु चराने के लिए, कृषि के लिए या अन्य जो भी इनका जीविकोपार्जन का साधन था, सबके लिए वो वन पर ही निर्भर थे और वन जाने से इनको प्रतिबंधित कर दिया जाता था। तो इसलिए उनके पास फिर से विकल्प नहीं रहा कि वो जो है आंदोलन न करें। अब आगे है कि बेगारी और जबरन श्रम। ठीक है, ये देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितनी भी बातें, चाहे वन कानूनों पर प्रतिबंध, उच्च कर और ऋण जाल, यहाँ तक बेगारी और जबरन श्रम जो है, ये सभी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए बेगारी और जबरन श्रम क्या था? तो भागलपुर से लेकर वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्यों में संथालों से बेगारी करवाई जाती थी। बेगारी का मतलब आप समझ रहे हैं कि बिना वेतन के जबरन श्रम करवाया जाता था संथालों से। और सीधे साधे जो संथाल थे वो या तो डर से कहें या लोभ से कहें तो वो जबरन श्रम करने के लिए बाध्य थे। जब उनको अंग्रेज़ों की मंशा स्पष्ट हुई, जब उनके नेतृत्व बल जो है उनको समझाया कि किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार हो रहा है और ये बलात्श्रम हो रहा है,
तो जा कर के एक माहौल बना जो कि संथाल विद्रोह की तरफ अग्रसर करवाता है यह बात। फिर उसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली में बाधा। संथाल वस्तु विनिमय प्रणाली का पालन करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब जानते ही है, बार्टर सिस्टम, यानी कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को अदल बदल करना। तो ये था। मुद्राओं का प्रचलन संथालों में उस तरह से नहीं था बीच में, लेकिन जमींदारों द्वारा जो लगान है वो नगद वसूला जाता था। नगद भुगतान की परेशानी के कारण उन्हें साहूकारों से अत्यधिक दर पर पैसा उधार लेना पड़ता था। समझ रहे हैं कि अत्यधिक दर पर पैसा उधार लेना पड़ता था, जिसके कारण से यह जो है उनका शोषण होता था। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में बाधा जब पड़ी तो एक तरह का शोषणात्मक स्वरूप जो है वहाँ पर संथालों के विरुद्ध हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं आंदोलन को प्रभावित करने के कारण थे। तो ये सभी आपने क्या देखा, ये सभी आर्थिक कारण, जिसमें कि जमींदारी व्यवस्था लाना, उच्च कर और ऋण जाल, वन कानूनों पर प्रतिबंध, बेगारी और जबरन श्रम और वस्तु विनिमय प्रणाली में बाधा, ये सभी कारण आर्थिक कारण के रूप में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक व धार्मिक कारण। तो सामाजिक और धार्मिक कारण एक बड़ा कारण रहा है इस आंदोलन को शुरुआत करने में। ठीक है, तो देखिए, तो सामाजिक और धार्मिक कारण में पहला देखते हैं कि बाहरी लोगों का प्रवेश। ठीक है, बाहरी लोगों के प्रवेश के कारण आदिवासी लोगों की सामाजिक जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी वो नष्ट होने लगी थी। जो ही आप देखते ही हैं कि अगर किसी प्रकार का अगर जो बाहरी लोग प्रवेश करेंगे एक खास समाज में, अगर उनका वर्चस्व होगा तो स्वाभाविक तौर पर जो लोग होंगे, आसपास के लोग होंगे, उनको लगेगा कि इनकी जो तरक्की है या इनकी जो समृद्धि है इसका कारण जो है इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था ही है। ठीक है, तो उनसे नकल होगी। और ऐसा मानते थे संथाल कि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था क्या थी कि आदिवासी की जो वो देखा देखी क्या था कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को आघात पहुंच रहा था। तो बाहरी लोगों को प्रवेश यानी दीकुओं के प्रवेश से उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था थी वो नष्ट होने लगी थी। ब्रिटिश हस्तक्षेप देखें तो ब्रिटिश हुकूमत ने कानून बनाकर संथालों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप किया, जैसे कि पशु बलि पर रोक लगाना। ठीक है, तो ये सभी अब देखिए यहाँ बात ये नहीं हो रही है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, बात ये हो रहा है कि किसी खास समुदाय की स्वतंत्रता की बात हो रही है। अगर मान के चले, अगर वह पशु बलि को अगर मानता था तो यह उनकी अपनी मान्यता थी। इस पर जैसे ब्रिटिश हस्तक्षेप जो होना, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके स्वशासन पर कुठाराघात है। ठीक है, तो ये हालांकि सब जानते हैं कि पशु बलि पर रोक ये तो अच्छा इनिशिएटिव है अंग्रेज़ों के लिए। हालांकि हम लोग अगर इसके अंतस में जाए तो मालूम चलेगा कि ब्रिटिश जो भी क्रियाकलाप करते थे कहीं ना कहीं वो उनके स्वार्थ सिद्धि के लिए के ही साधन थे। ठीक है, खैर, लेकिन इस हस्तक्षेप से क्या हुआ कि संथालों में एक कुंठा की भावना जागृत हुई कि उनको लगने लगा कि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर प्रहार किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईसाई मिशनरियों का प्रवेश। ठीक है, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश, ये चार्टर्ड एक्ट 1813 आप जानते ही है कि इसके तहत क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों का प्रवेश भारत में हुआ, जिन्होंने प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास जो है वो किया। अब जब ईसाई बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा था तो सीधे तौर पर जो है जो संथालों की संस्कृति है इस पर प्रहार किया जा रहा था। तो ये सभी कारण थे, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, तो हमने ये देखा। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक कारण भी थे क्या संथाल द्वारा किए गए विद्रोह के लिए। तो इसे देखें तो संथालों का अपना पारंपरिक राजनीतिक ढांचा था, जिसे परहा पंचायत, ये पूरा पंचायत नहीं, परहा पंचायत व्यवस्था जिसको हम लोग जानते हैं, तो इसको क्या है कि अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, और अंग्रेजी शासन जो है वो लागू किया था। ठीक है, तो अब क्या था कि शोषणकारी तिकड़ी। अब शोषणकारी तिकड़ी कौन थे, यानी कि कौन कौन लोग इनका शोषण कर रहे थे, तो इनकी तिकड़ी थी। एक तो जमींदार, दूसरा महाजन और तीसरा पुलिस। ठीक है, तो जो स्थानीय जमींदार थे और महाजन और पुलिस थी, इन तीनों की तिकड़ी ने संथालों पर बेवजह जुल्म किया और उनके जल, जंगल और ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये
शोषणकारी जो वर्ग थे वो कहीं न कहीं प्रशासनिक जो शक्ति जिनको हासिल थी, तो इन्होंने बेवजह संथालों पर जुर्म किया। समाचार पत्र कलकत्ता रिव्यू में भी इस जुल्म की टिप्पणी की गई थी। ठीक है, तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा शोषण किया जा रहा था कि उस समय की प्रतिष्ठित अखबार कलकत्ता रिव्यू ने भी इस जुल्म की कहानी छापी थी। ठीक है, तो एक तो ये था। दूसरा है कि न्याय व्यवस्था की विफलता, पुलिस का भ्रष्टाचार और अंग्रेजी अदालतों में संथालों को सही न्याय न मिलना उनके आक्रोश का प्रमुख कारण था, क्योंकि व्यवस्थाएं उन पर थोपी गई थी सीधे तौर पर, और उस व्यवस्था से अगर देखें तो कोई उनको न्याय दिलाने वाला कोई था नहीं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई था नहीं। तो क्या था कि न्याय व्यवस्था की विफलता, या यूँ कहें कि संथालों को न्याय न मिल पाना संथाल विद्रोह का कारण था। अब हम लोग देखते हैं कि इतने सभी कारण थे, तो इन कारणों के बाद जो है, जो इमीडिएट कॉज क्या थे, यानी कि तत्कालिक कारण, किस कारण ने इस आंदोलन में एक तरह से माचिस का काम किया। ठीक है, तो ये था कि संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है दरोगा हत्याकांड माना जाता है। ठीक है, क्या था कि मामूली चोरी के मामले में एक दरोगा ने संथालों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी प्रतिक्रिया में संथालों ने दरोगा की हत्या कर दी। ठीक है, तो अब क्या था, देखिए कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रक्रिया, यानी कि जो औपनिवेशिक शासन था यानी कि ब्रिटिश शासन, इसके विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रक्रिया किस प्रकार से हुई वो देखते हैं। तो संथाल विद्रोह को भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। तो संगठन और उद्घोषणा, 30 जून 1855 को भगनीडीह गांव में लगभग 400 गांव के 10,000 जो संथाल थे अपने पारंपरिक हथियारों जैसे कि धनुष, तीर, भाला, तलवार, जो उनके पारंपरिक हथियार थे उस सबको लेकर के एकत्र हुए। ठीक है, और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो और झानो, ये बहनें थी, याद रखेंगे नाम, आपको जब मेंस लिखिएगा तो उसमें ये नाम सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो फूलो और झानो जो मुर्मू बहनें थी के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा की गई, यानी कि पूरे अगर कहें तो पूरे परिवार ने इस आंदोलन को, मतलब आंदोलन की शुरुआत की, और पूरी तरह से ये डेडिकेटेड थे इस आंदोलन के लिए। अब जैसे देख रहे हैं कि भाई और बहनें, 4 भाई थे और 2 बहनें पूरी तरह से इस आंदोलन में जान फूंकने का काम कर रहे थे। उन्होंने नारा दिया, अब हमारे ऊपर कोई सरकार, थानेदार, हकीम नहीं है, संथाल राज्य स्थापित हो गया, उन्होंने नारा दिया। ठीक है, लक्ष्य देखें तो संथालों ने ब्रिटिश किलों, दफ्तरों, टेलीग्राफ, रेलवे, बागानों, खदानों और कारखानों को निशाना बनाया। साथ ही दमनकारी दिकू, जानते हैं कि संथाल दिकू किसको कहते थे? दिकू जो होते थे वो बाहरी लोग, यानी कि जमींदार, साहूकार, महाजन और सरकारी अधिकारी, इन दिकुओं पर हमले किए। ठीक है, ये इनका लक्ष्य था कि जहाँ भी सरकार के विरुद्ध जो भी जिस तरह की आवाज़ उठानी है वो उठाए जाएंगे, और ये हिंसक विरोध था। ऐसा नहीं था कि बातचीत के द्वारा या अहिंसा के रास्ते पर चला जाने वाला ये आंदोलन था, ये सीधे तौर पर लड़ाई कर रहे थे। युद्ध और सेना को देखें तो संथाल ने अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध किया। गोरिल्ला युद्ध आप जानते हैं, गोरिल्ला युद्ध का मतलब था छिप छिप करके जो है वार करना, ये गोरिल्ला युद्ध था, या इसको छापामार युद्ध भी कह सकते हैं। और आपने इतिहास में इस तरह के युद्ध के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, शिवाजी के विषय में आपने पढ़ा होगा कि वो गोरिल्ला युद्ध में जो है वो माहिर थे। और फिर एक और इतिहास में आप देखते हैं कि ये 1857 की क्रांति में आप देखेंगे इसके बाद कि कुंवर सिंह के जो भाई थे वो अमर सिंह, तो ये था कि गोरिल्ला युद्ध इन्होंने किया, क्योंकि फ्रंट से लड़ने के लिए इनके पास उतने अत्याधुनिक न तो हथियार थे और न इनके पास संसाधन थे कि लड़ सके। तो ये युद्ध इनके लिए काफ़ी कारगर था। तो युद्धों में कहें तो ये तकनीक थी इनकी, संथालों की।
इसके बाद है कि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में लगभग 60,000 संथालों की सेना बनाई गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थे। उनका नारा था कि जमींदार, महाजन, पुलिस और कर्मचारियों का नाश हो। यानी कि टारगेट आप देख रहे हैं कि किनको किया जा रहा है, जो इनको लग रहा है कि जिनसे इनको संकट है, ठीक है, क्योंकि ये तो ब्रिटिश साम्राज्य को नहीं जानते, ये तो जानते हैं जमींदार को, ये जानते हैं महाजन को, ये जानते हैं पुलिस को, और जो इनका शोषण करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको जानते हैं। तो सीधे तौर पर जो है डायरेक्ट इन्हीं को हमला किया जा रहा था। संथाल क्या थे कि भागलपुर और राजमहल के बीच रेल और डाक सेवाओं को बाधित कर दिया। ब्रिटिश पराजय में देखते हैं कि संथालों ने पीरपैंती के मैदान में ब्रिटिश अधिकारी मेजर बारो को पराजित किया था, ठीक है। और जब ये किया गया तो दमन भी इसका मतलब संथाल विद्रोह का किया गया। सरकार ने कठोरता से विद्रोह का दमन किया। कैप्टन फगा के नेतृत्व में पलापुंठा नामक स्थान पर हुए मुठभेड़ में कान्हू सहित कई प्रमुख नेता जो है वो मारे गए। सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया, मार्शल लॉ लागू किया गया और इस विद्रोह में लगभग 10,000 संथाल मारे गए थे। आप इसकी भयावहता देख सकते हैं कि किस प्रकार से 10,000 संथाल लोग मारे गए थे इस युद्ध में। यह 1857 क्रांति के पहले का सबसे ज़्यादा उग्र आंदोलन था, जिसके दमन के लिए ब्रिटिश शासन को अत्यंत कठोर प्रयास करने पड़े, ठीक है। अब देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह के कुछ परिणाम भी हुए क्या। तो इसके परिणाम जरूर हुए हैं। यद्यपि ब्रिटिश शासन द्वारा कठोरता से दमन करने के कारण संथाल विद्रोह अपने पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसके जो तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम देखे गए। तो क्या हुआ इसके परिणाम। तो संथाल परगना का निर्माण हुआ। सरकार ने भागलपुर एवं वीरभूमि के कुछ क्षेत्र को, वीरभूमि नहीं है, वीरभूम कहें, वीरभूम, ये वीरभूम के क्षेत्र को काट कर संथाल बहुल क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक पद्धति के तहत संथाल परगना जिला जो है वो बनाया। उसके बाद है कि पुलिस नियमावली 1856 भी बनाई गई, ठीक है। इसमें कुछ नए नए बदलाव किए गए। इसके बाद है नॉन रेगुलेशन जिला, यानी कि संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जहां सामान्य कानून लागू नहीं होते थे। प्रशासनिक सुधार भी किए गए। तो ये क्या था कि भागलपुर में कमिश्नर के अधीन एक डिप्टी कमिश्नर का अलग से पद जो है वो क्रिएट किया गया, सृजित किया गया। ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई और ग्रामीण अधिकारी जो होते थे, ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधी अधिकार दिए गए। संथालों की जो पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था थी, माझी, ठीक है, माझी को फिर से जो है बहाल कर दिया गया। इसके बाद है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 भी इसके अगर कहें तो संथाल विद्रोह के ही परिणाम थे। यह अधिनियम बनाया गया। इसका उद्देश्य संथालों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना और गैर आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण को रोकना था। बिचौलिए को अगर देखें तो ख़त्म करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जॉर्ज यूलेस के तहत एक नई पुलिस व्यवस्था जो है वो शुरू की गई। संथाल विद्रोह का महत्व देखें तो संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलनों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। तो इसके महत्व क्या थे कि देखिए, जो स्वराज का लक्ष्य है ये अगर देखें तो यूनिक था। उस समय के हिसाब से देखें तो जहाँ स्वराज शब्द की कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता था, वहाँ क्या बोलते हैं, संथालों ने अबुआ राज्य यानी कि न्याय और माने न्याय का राज्य जो है और स्वशासन का जो है एक सपना देखा था। तो ये लक्ष्य निर्धारित किया जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलनों का भी उद्देश्य बना। आदिवासी पहचान की बात करिए, आदिवासी पहचान अधिकारों और स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण दावा था। प्रेरणा स्रोत देखें तो यह भविष्य के आदिवासी आंदोलनों जैसे बिरसा मुंडा और किसान आंदोलनों के लिए शक्ति व प्रेरणा का स्रोत बना रहा। तो देख रहे हैं कि कहीं न कहीं यह आंदोलन अगर दूरगामी इसके जो परिणाम तो हम लोगों को देखने को मिला है, और जो बड़े बड़े जो आंदोलन हुए हैं खास करके आदिवासी आंदोलन और किसान आंदोलन, उसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं ये संथाल विद्रोह। कार्ल मार्क्स का क्या मत था। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द कैपिटल में संथाल हुल को भारत की प्रथम जन क्रांति के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन को नहीं उखाड़ पाया, किंतु सफोर
आंदोलन को जन्म देने के कारण अवश्य बना। समझे? तो ये था औपनिवेशिक नीतियों में बदलाव। तो इस विद्रोह के कारण औपनिवेशिक नीतियों में सकारात्मक बदलाव देखे गए, जैसे कि संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये था। अब अगर मान लेते हैं एक यह भी आप देखें कि संथाल विद्रोह अन्य विद्रोह से अलग कैसे था। तो ये देखें कि संथाल विद्रोह कई मायने में अन्य समकालीन आंदोलनों से अलग था। पहला कि संगठित आंदोलन था। यह एक सुव्यवस्थित और संगठित आंदोलन था। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में थोड़े समय में ही लगभग 60,000 संथालों की सेना तैयार कर ली गई थी। इसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने भी हिस्सा लिया था, जिससे अभूतपूर्व एकजुटता का स्तर दिखाई देता है। तो एक तो ये था कि संगठित आंदोलन था। दूसरा है कि हथियार और रणनीति के मामले में देखें तो अंग्रेजों ने आधुनिक हथियारों और तोपों के खिलाफ संथालों ने पारंपरिक हथियारों यानी कि धनुष, तीर, भाला, ठीक है, का उपयोग किया, लेकिन उनकी गोरिल्ला पद्धति ने उन्हें बिहार में अंग्रेजों पर बढ़त दिलाई। ठीक है। तीसरा ये था कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास इसने किया। इसे दमनकारी ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए एक बड़े युद्ध के शुरुआत के रूप में देखा गया, जिसने 1857 क्रांति जैसे आगे के संघर्षों के लिए प्रेरणा दी। इसके बाद है कि जनजातीय पहचान मिली। इस विद्रोह ने आधुनिक संथाल को जन्म दिया और जनजातीय लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं को किसी भी प्रकार से विनाश से बचाने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है। सफल आंदोलन के परिणाम हम लोग देखते हैं। तो यद्यपि संथालों की हार हुई, किंतु अंग्रेजों ने अपनी गलती स्वीकार की। विद्रोह के बाद संथाल परगना जिले का निर्माण और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया, जिसने संथालों के अधिकारों को सुरक्षित किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है ये देखा कि किस प्रकार से यह जो संथाल विद्रोह है अन्य विद्रोहों से अलग कैसे था। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके निष्कर्ष। ठीक है। तो संथाल विद्रोह अपने स्वराज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने में भले ही विफल रहा हो, किंतु इसने भविष्य के आदिवासी विद्रोह जैसे बिरसा मुंडा के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बना, जिनका उद्देश्य स्वशासन व स्वराज प्राप्त करना था। आरसी मजुमदार का कथन है कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ, किंतु शीघ्र ही उनका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संथाल विद्रोह को देखा और संथाल विद्रोह से संबंधित जितने भी जो एस्पेक्ट्स हैं वो सभी को देखा, जिसमें कि और आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कारण, आपसे पूछे जाते हैं परिणाम। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछे जाते हैं कि यह मतलब किस प्रकार से अन्य आंदोलनों से किस प्रकार से ये अलग था ये। ठीक है। इस प्रकार से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो अभी हम लोगों ने अगर इन सभी चीज़ों का अध्ययन कर लिया है तो निश्चित तौर पर हम लोगों से जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो जो दिए गए प्रश्नों के शब्द है या उस प्रश्न के अकॉर्डिंग जब हमने सारी चीज़ें पढ़ी है तो स्वाभाविक तौर पर हम सभी चीज़ों को लिख पाएंगे। ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि आप लिख पाएँ, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि मुंडा विद्रोह से है। तब तक के लिए धन्यवाद।